जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल स्वागत करता हूं एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में। दोस्तों आज हम बल और गति का 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर चल रहा है 9वां और उसके पार्ट 8 की हम बात करने वाले हैं, बल और गति। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में यानी कि 7 पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और आज उसका 8वां पार्ट है। हमने 7 पार्ट में ये पढ़ा है कि गति के नियम क्या है, बल क्या है, किस प्रकार से वेग समय ग्राफ के माध्यम से गति के समीकरणों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों पार्ट 7 में हमने ये बात की है कि घर्षण क्या है। टॉपिक चल रहा था हमारे घर्षण, और मैंने आपको बताया था कि घर्षण 3 प्रकार का होता है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो 2 सतहों के मध्य लगता है और 2 सतहों के मध्य गति की विपरीत दिशा में लगता है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दोस्तों घर्षण को लेकर हमारी बात थी और घर्षण के लिए मैंने बताया कि ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो हमने पढ़ा था और वो था अपना सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। दोस्तों सीमांत घर्षण किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि घर्षण की ये एक सीमा है जहां से वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देती है, वो वस्तु सरकना प्रारंभ कर देती है। यदि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और बल लगाने के दौरान यदि बल की मात्रा घर्षण से कम है तो वस्तु अपनी जगह से सरकेगी नहीं, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वो अधिकतम सीमा, घर्षण की वो अधिकतम सीमा जिसके तुरंत बाद वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देती है ना। तो हम ये लिखेंगे कि बल का या घर्षण बल का वह परिमाण जो वस्तु के खिसकने के लिए, वस्तु के खिसकने के लिए, खिसकने मात्र के लिए, ऐसा लिखो क्योंकि केवल खिसकाना ही है, उसे ज्यादा स्पीड से नहीं करना है। तो बल का वह परिमाण जो वस्तु के खिसकने मात्र के लिए पर्याप्त हो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण कहते हैं किस बल का? घर्षण बल का। घर्षण बल का वह परिमाण या वह मान जो वस्तु के खिसकने मात्र के लिए पर्याप्त हो, उसको खिसकाने के लिए पर्याप्त हो, न तो उससे कम और न उससे ज्यादा, वहां पे वो जो घर्षण होगा वो घर्षण कहलाएगा सीमांत घर्षण। ये घर्षण का पहला प्रकार है। बच्चों दूसरा जो घर्षण का प्रकार हम पढ़ रहे थे वो था सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण मैंने कहा कि ये नॉर्मल वाला घर्षण है, किसी सतह के मध्य, किसी 2 वस्तुओं की सतह के मध्य या वस्तु या फर्श की सतह के मध्य, ईंट या मेज की सतह के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है वो घर्षण बल सर्पी घर्षण है। तो 2 वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण, संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल या लगने वाला बल जो वस्तु को क्या करता है? खिसका सकता है, उसे सरका सकता है। जब 2 वस्तुओं की सतह ऐसे आपस में स्पर्श हो रही हो, संपर्क में आ रही हो, तो उनके मध्य परस्पर गति के कारण लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो कौन सा होगा? सर्पी घर्षण कहलाता है। सर्पी घर्षण कहलाता है। ये सर्पी घर्षण के लिए था। और तीसरा और अंतिम जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था लौटनी घर्षण। लौटनी घर्षण मैंने इसके लिए भी आपको कहा है कि ये क्या हो। लौटनी घर्षण यानी जब वस्तु लुढ़कते हुए गति करती है तो लौटनी घर्षण होगा। अक्सर घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? गाड़ियों के पुर्जों में वगैरह, साइकिल के टायर में क्या है? साइकिल के रिंग में, तो वहां पे क्या करते हैं कि धातु की गोलियों से, लोहे की गोलियों से बना एक बेरिंग डालते हैं और वो बेरिंग लौटनी घर्षण करता है और लौटनी घर्षण सबसे कम भी होता है। तो वहां लौटनी घर्षण है, वहां उसकी सतहों के बीच जब वो बेरिंग जब लुढ़कते हुए चलता है तो जो वहां पे घर्षण होगा उनके बीच वो लौटनी घर्षण होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लुढ़कते हुए गति करने वाली
लुढ़कते हुए गति कर रही वस्तुओं के संपर्क सतह के मध्य लगा घर्षण लौटनी घर्षण कहलाता है। लौटनी घर्षण कहलाता है दोस्तों, लौटनी घर्षण। और ये जो घर्षण है, ये घर्षण सबसे कम है, लौटनी घर्षण। यदि वस्तु को लुढ़कते हुए गति करवा रहे हो तो वस्तु आसानी से गति कर पाएगी। उसको गति करवाने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल भी कम लगाना पड़ेगा, और साथ में वस्तु घिसेगी भी कम। अगर ईंधन के माध्यम से उसे चलाया जा रहा है तो ईंधन भी कम जलेगा, पेट्रोल डीजल जो है वो सारे कम जलेंगे। अगर सरका रहे हैं वस्तु को, सीधा सर्पी घर्षण उसके मध्य हो रहा है, सरकती वस्तुओं के मध्य हो रहा है सर्पी घर्षण, तो अगर वो घर्षण है तो वस्तु में या किसी गाड़ी में या ईंधन से चलने वाली जो मशीन है उसमें ईंधन भी ज्यादा जलेगा। तो ये तीनों ही प्रकार के घर्षण है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण और लौटनी घर्षण। दोस्तों, घर्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने बोला कि घर्षण जो है वो जरूरी भी है और घर्षण जरूरी नहीं भी है, वो उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, दोनों बातें हैं। कैसे? घर्षण के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि घर्षण नहीं होता तो जीवन संभव ही नहीं होता, खड़े नहीं रह पाते हम। लेकिन अगर घर्षण है भी और अगर ज्यादा कोई खुरदरी वस्तुएं हैं और उनके मध्य घर्षण हो रहा है तो उनके कारण वो घिस जाती है, जिससे टूटने का भय रहता है। तो वस्तुएं घिसकर पुरानी हो जाना ये भी घर्षण का कारण है। तो अगला जो टॉपिक है वो है घर्षण का नियंत्रण। घर्षण का नियंत्रण। दोस्तों, घर्षण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखो, ये बात तो है कि जो घर्षण है वो केवल ठोसों के मध्य ही नहीं लगता, बल्कि द्रव में भी घर्षण होता है। द्रव में भी घर्षण संभव है और साथ ही वायु में भी, गैसों के माध्यम से भी ये घर्षण होता है। तो तरल में तो होता ही है, लेकिन गैसों से या कह लीजिए वायु से भी घर्षण होता है। वायु से भी घर्षण होता है। कैसे? द्रव में भी घर्षण होता ही है ना, और गैसों से भी घर्षण होता है। जैसे एरोप्लेन के आगे के जो कांच है, हवाई जहाज के जो कांच होते हैं, वो कुछ समय बाद घिस करके पुराने हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनको चेंज करना पड़ता है। वो क्यों घिसे? जो कांच है वो क्यों घिसे? वो इसलिए घिसे कि हवा के साथ उसका बहुत ज्यादा घर्षण हो रहा है और घर्षण की वजह से वो उनके कण उतरते चले गए और वो फिर क्या हो गया, पुराना हो गया और पतला भी हो गया, इसलिए उसको बदलना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि हवा के जो है, हवा से भी घर्षण होता है। अगर हम बात करें अपने भूगोल की, तो जहां फिलहाल मरुस्थल है, जहां रेत ही रेत है, वहां कभी पहाड़ हुआ करते थे। दोस्तों, सुनने में बड़ी अचंभित कर देने वाली ये बात है, लेकिन जहां रेगिस्तान है वहां कभी पहाड़ हुआ करता था और जो पहाड़, जो पत्थर है, हवाएं चलती गई तो वो घिसते गए और करोड़ों वर्षों का समय उनमें लगा और वो घिसते घिसते वहां पे रेत बन गए। कहने का मतलब कि हवा से भी क्या होता है, घर्षण होता है। गैसों से या हवा के लिए हम कह सकते हैं कि वो वस्तु को घर्षित करती है, वो केवल ठोसों में ही नहीं होता। तो इसके लिए घर्षण के नियंत्रण में हम आपसे क्या कहेंगे? घर्षण का नियंत्रण करने के लिए एक तो जैसे कि अगर घर्षण है और उसको अगर कंट्रोल करना है तो पहली बात तो है कि उसे कंट्रोल करने के लिए लौटनी घर्षण ज्यादा होना चाहिए। ऐसी स्थितियां हमें बनानी होगी, लौटनी घर्षण ज्यादा हो, यानी कहीं वस्तु को सरकाना नहीं है, बल्कि जो पहिए जो होते हैं, यानी बेलनाकार कोई वस्तु है, अगर ठोस किसी धातु की बनी तो उसको बीच में रखकर उसे लुढ़काया जा सकता है, जिसके माध्यम से घर्षण कम होगा। तो ये एक प्रयोग है जिससे घर्षण को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बात है। और दूसरा, घर्षण को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों काम में लेना होगा स्नेहक। अब ये स्नेहक क्या है? स्नेहक गाड़ियों के पुर्जे जब ज्यादा घिसते हैं तो उनमें ऑयल
ग्रीस या कुछ और तेल या चिकना पदार्थ लगाया जाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों स्नेहक। स्नेहक का मतलब है कि यदि गाड़ियों के जो पुर्जे हैं वो तो बहुत स्पीड से चलते हैं, आप लोगों को पता है, तो स्पीड से चलते हैं तो उनके मध्य उष्मा भी उत्पन्न होती है और वो गर्म भी होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वो घिसते भी हैं। तो उनको इन सब चीजों से रोकने के लिए यदि उनको नहीं रोका गया तो वो घिसकर पुराने हो जाएंगे, तुरंत ही गर्म हो जाएंगे और वो चटक कर टूट जाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए गाड़ियों के इंजन में ऑयल डाला जाता है। साथ ही जो पुर्जे गति करते हैं, जो तेजी से गति करते हैं, उन पुर्जों में ग्रीस जैसा भी कुछ डाला जाता है, यानी चिकना पदार्थ। और वो चिकना पदार्थ क्या करेगा, वो उसे रोकेगा, घर्षण को कम करने की कोशिश करेगा, जिसे हम कहेंगे स्नेहक। तो दोस्तों स्नेहक की स्थितियों में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तो गाड़ियों में डाला जाने वाला जो ऑयल है उसका प्रयोग किया जा सकता है, साथ में जो ग्रीस है उसका प्रयोग, बड़ी गाड़ियों में ग्रीस है और छोटी गाड़ियों में ऑयल है। अच्छा, बड़ी फैक्ट्रियों के जो इंजन होते हैं वो भी तो गर्म होते होंगे, उनके पुर्जों के मध्य भी घर्षण होता होगा, लेकिन दोस्तों वहां ऑयल नहीं डाला जाता, वहां एक और प्रकार का स्नेहक डाला जाता है जिसे हम कहते हैं शुष्क स्नेहक, सूखा स्नेहक। और सूखा स्नेहक है दोस्तों ग्रेफाइट, पेंसिल की लीड जिससे बनी होती है, पेंसिल के मध्य में जो लीड जिससे लिखना संभव होता है वो लीड बनी होती है, तो वो जो है ग्रेफाइट की है। आपने देखा होगा कि वो एकदम से चिकनी होती है। तो फैक्ट्रियों के जो बड़े इंजन हैं उनमें यदि ऑयल डाला गया तो ऑयल तो आग पकड़ लेता है, तो आग लग जाएगी, इसलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए वहां सूखा स्नेहक यानी ग्रेफाइट डाला जाता है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट ऑयल या ग्रीस डाल करके घर्षण को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कुछ हद तक यानी ज्यादातर उसे कम किया जा सकता है। तो ये स्थिति है घर्षण के नियंत्रण के लिए। दोस्तों इसके साथ विशेष डिजाइन भी बना सकते हो आप घर्षण को कम करने के लिए। जैसे तीसरा जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूं वो जहाजों और हवाई जहाजों, मैंने बोला पानी में भी, द्रवों में भी घर्षण होता है, तो जहाजों और हवा के साथ घर्षण होता है, तो हवाई जहाजों व पनडुब्बियों की आकृति विशेष डिजाइन से बनाई जाती है, विशेष डिजाइन से बनाई जाती है। देखिए, जो मैंने कहा जहाजों यानी द्रवों में भी घर्षण होता है, पानी के साथ जहाज कोई बनी हुई है अगर तैरने वाली तो पानी के साथ उसका भी घर्षण होगा और इसलिए उसकी भी विशेष आकृति दी जाती है ताकि घर्षण क्या हो, कम हो, ये आकार उसको दिया जाता है। अच्छा, हवाई जहाज की अगर बात करें तो दोस्तों हवाई जहाज की विशेष आकृति इस तरीके से, आपने देखा होगा कि ज्यादा स्पीड से चलने वाली अगर ट्रेनें हैं तो उनकी भी इस तरीके से विशेष आकृति दी जाती है उनको भी, और वो आकृति इसलिए दी जाती है दोस्तों कि वहां पर घर्षण क्या हो, कम हो। तो ये इस प्रकार से बड़ी अगर ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेनें हैं या फिर एरोप्लेन है तो उसकी आकृति ये होगी, ताकि सामने से आने वाली जो हवाएं हैं, सामने की ओर से जो हवाएं आ रही है वो हवाएं इससे टकराए नहीं। अगर ये पृष्ठ सीधा होता, कल्पना कीजिए ऐसे, तो हवाएं टकराती और बहुत जबरदस्त तरीके से घर्षण होता हवाओं के साथ, साथ में ईंधन भी ज्यादा जलता, क्योंकि दाब, हवा का दाब यहां से शुरू होता तो बहुत सारा लगते 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 यहां तक लगता है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस आकृति को विशेष बना दिया इस तरीके से, जैसा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ताकि क्या हो कि आने वाली हवा यहां से फिसल कर इस तरीके से चली जाए और वो उसके रास्ते में बाधा नहीं बने, ताकि ईंधन भी कम जले और साथ में पुर्जों का घर्षण, यदि ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो पुर्जों को ज्यादा ताकत पड़ रही है और वो घर्षित हो जाएंगे, घिस जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि पुर्जों को ताकत भी कम लगाना पड़े, घर्षण भी पुर्जों का कम हो और साथ में जो उष्मा उत्पन्न हो रही है इंजन में से वो उष्मा भी कम हो। तो विशेष आकृति बनाई जाती है। पानी के साथ घर्षण होता है, हम जानते हैं यहाँ से एकदम उसको तीखा रखा जाता है ताकि आधा पानी इधर से चला जाए, आधा पानी उधर से चला जाए और जहाज चलती रहे।
अगर एकदम से सपाट बड़ा पृष्ठ सामने की ओर रखते तो पानी जोर से धक्का लगाता, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता और ज्यादा ताकत लगने की वजह से पुर्जे घिस जाते, घर्षण ज्यादा होता। लेकिन तीखा उसको एकदम से रखा जाता है, इसलिए वो आसानी से गति कर सकता है पानी में भी, है ना। पनडुब्बियां जो होती है पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, उनकी भी विशेष आकृतियां होती है ताकि वो इधर उधर आराम से गति कर पाए। तो दोस्तों, घर्षण को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपसे कहा है कि ये पहली स्थिति लौटनी घर्षण ज्यादा प्रयोग में ला करके हम कर सकते हैं। जैसे साइकिल का जो पहिया होता है, उसके पहिए के मध्य यहाँ पे ऊपर बेरिंग लगा दिया जाता है, छोटी छोटी ऐसे गोलियां डाल करके ऐसे, और फिर ऊपर की ओर ऐसा किया जाता है, तो ये आराम से साइकिल का पहिया लुढ़क लुढ़क कर चल सकता है ताकि घर्षण क्या हो, कम हो। तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं, याद रखना। स्नेहक के लिए मैंने कहा है ऑयल, ग्रीस और शुष्क स्नेहक यानी कि ग्रेफाइट, तो उसको लेकर बात की है। दोस्तों, ये है घर्षण को कंट्रोल करने के लिए स्थितियां जो मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि घर्षण से क्या लाभ है और घर्षण से क्या हानियां हैं। घर्षण जरूरी भी है मैंने कहा, तो उसके लाभ भी होने ही चाहिए और हानियां भी है। कैसे? मैं लिख रहा हूं कि घर्षण से लाभ, घर्षण के लाभ। दोस्तों, घर्षण के क्या लाभ हो सकते हैं? घर्षण से लाभ है कि यदि आदमी खड़ा रह पा रहा है, वो चल फिर पा रहा है, तो वो इसकी वजह से ही है ना। ऐसे लिखेंगे, हमारा चलना फिरना या खड़े रहना घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। चलना फिरना, दौड़ना, उछलना कूदना या जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी दैनिक जीवन में जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब इसके कारण संभव हो पाती है। तो ये बात है ना। दूसरा, पेन या पेंसिल से लिख पाना, पेन या पेंसिल से लिख पाना भी घर्षण के कारण ही है। पेन या पेंसिल से कागज पे जब लिखते हो तो उनके बीच भी घर्षण होता है, जिसके कारण इंक पीछे छूटती चली जाती है। या पेंसिल से आप लिख रहे हो तो ग्रेफाइट पीछे छूटता चला जाता है और इसकी वजह से पीछे लिखना संभव हो पाता है। यदि घर्षण नहीं होता तो हम कागज पर लिख भी नहीं सकते। तो ये घर्षण के लाभ है ना, जिसके कारण ये सब होता है। तो घर्षण का ये लाभ है। जैसे तीसरा, और हम अगर देखें तो गाड़ी का गति करना ये भी संभव हो पाता है घर्षण के कारण। गाड़ी में ब्रेक का लगना ये भी घर्षण है। ब्रेक अगर मार रहे हो तो पहियों के मध्य और रोड के मध्य घर्षण हो रहा है, सड़क के मध्य, तो गाड़ी कुछ समय बाद वो रुक रही है उसी घर्षण के कारण। एकदम से जैसे ज्यादा ब्रेक लगाए तो तुरंत घर्षण भी ज्यादा होगा और गाड़ी रुक पाएगी। तो ये कुछ लाभ है दोस्तों जो घर्षण के कारण होते हैं। इसके अलावा घर्षण की कुछ हानियां भी है। घर्षण की हानियां क्या है? हानियां बहुत सारे लाभ आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। हानियों की मैं बात कर रहा हूं, घर्षण से क्या हानियां हैं। तो घर्षण से जो पुर्जे हैं मशीनों के पुर्जे घिस कर पुराने हो जाते हैं। मशीनों के पुर्जे घिस कर पुराने हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि घर्षण के कारण गाड़ियों में 20% तक ईंधन ज्यादा जलता है। ईंधन
जलता है, ईंधन ज्यादा जलता है। 20% तक जो ईंधन है वो ज्यादा जलेगा, किसके कारण? केवल घर्षण के कारण। तो ये स्थिति है, ये हानि है घर्षण की, है ना। और भी कई सारी हानियां हो सकती है, जैसे पहियों का घिस जाना, गाड़ी के पहियों का घिसना, पहियों का घिसना, हमारे जो चप्पल है उनका घिस जाना, है ना। और भी गाड़ी के आगे लगे जो कांच है उनका घिस जाना, यानी बहुत सारी वस्तुएं घिस जाती है कई प्रकार से, है ना। तो ये सारा कारण है घर्षण का। मृदा अपरदन हो जाता है, वो भी घर्षण के कारण हो पाता है, पानी के साथ उसका घर्षण हो जाता है, मृदा का अपरदन हो जाता है, वो आगे बह जाती है ना। तो ये घर्षण के लाभ है और साथ ही ये घर्षण की हानियां हैं। तो इस तरीके से अच्छा, घर्षण जो है वो विशेष प्रकार का बल है, मैंने आपको बताया, और वो लगता किसके कारण है? दो सतह जब वो आपस में संपर्क में आती है तो एक के गर्त दूसरे के सुरंग में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से घर्षण बल लगता है, वस्तुएं घिस जाती है। एक का गर्त दूसरे के सुरंग में अटक जाएगा तो ऑटोमेटिक सतह आपस में लॉक हो जाएगी, और जब जबरदस्ती उन्हें हम खींचने की कोशिश करेंगे तो वो सतह एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरीके से घर्षित होगी। तो ये था दोस्तों आपका घर्षण, जिसके बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। घर्षण से लाभ और घर्षण से हानियां, ये समस्त चीजें जो है वो हमने पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, और घर्षण के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, ये उत्प्लावकता क्या होती है ये जान लीजिए। और इसी बात को लेकर एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो भी हम पढ़ेंगे। उत्प्लावकता क्या है? तो उत्प्लावकता के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि पानी में जब कोई भी वस्तु गिराई जाती है, पानी में वो गिर जाती है, तो आप देखते हैं कि अगर वस्तु हल्की है तो वो तैरती है। कभी ऐसा भी होता है कि वस्तु आधी डूब कर तैरती है, और कभी ये भी होता है कि वस्तु डूब जाती है, वो नहीं तैरती है। तो दोस्तों यदि किसी इस प्रकार के बर्तन में किसी वस्तु को अगर पानी में इस प्रकार से, जैसे पानी भरा है इसमें, और किसी वस्तु को यहाँ डुबो दिया गया, जैसे ये वस्तु है, हम बात कर रहे हैं इसकी, तो पानी में डूबी प्रत्येक वस्तु पर दोस्तों दो प्रकार से बल लगता है। पानी में डूबी प्रत्येक वस्तु पर दो प्रकार से बल लगता है। एक बल नीचे की ओर लगता है, और हम सबको पता है कि नीचे की ओर भार लगता है। इसका भार जिसे हम mg कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु का भार है वो नीचे की ओर लग रहा है, हाँ? जो वस्तु को डुबोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही द्रव में वो गुण है जिसकी वजह से द्रव इसके ऊपर वापस क्या लगा रहा है? बल। नीचे से वस्तु पे द्रव बल लगा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जब पानी में वस्तुओं को फेंका जाता है तो एक बार वो डूबती है, लेकिन दोबारा वो वापस से ऊपर आती है। वो वापस ऊपर क्यों आती है? भाई पानी में जब किसी वस्तु को फेंका जाए तो एक बार वो डूबती है, जैसे गेंद को फेंक के देखें, एक बार डूबती फिर वापस वो ऊपर की ओर आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी ने नीचे से एक बल लगाया, द्रव ने नीचे से एक बल लगाया, है ना, और वो बल उस वस्तु को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो बल लगता है ऊपर की ओर, वो बल लगता है ऊपर की ओर। और दोस्तों इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल, ये बल कहलाता है उत्प्लावक बल, और द्रव का ये गुण उत्प्लावकता कहलाता है। और इसी उत्प्लावक बल को लेकर बात बताई है आर्किमिडीज ने, तो उसका सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी परिभाषा की बात है तो हम ये कहेंगे कि द्रव का वह गुण, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव डूबी वस्तुओं को ऊपर की ओर उठाता है या उठाने का प्रयास करता है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह डूबी हुई वस्तुओं को ऊपर की ओर उठाता है, वो गुण उत्प्लावकता कहलाता है। तो
वह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। वह गुण क्या कहलाता है? उत्प्लावकता। दोस्तों, उत्प्लावक बल, जो बल नीचे से लग रहा है ना, वो बल कहलाता है उत्प्लावक बल, और द्रव का ये गुण उत्प्लावकता कहलाता है। तो इस तरीके से है आपका उत्प्लावक बल और उत्प्लावकता। लेकिन एक वैज्ञानिक आते हैं और इस नियम के बारे में और कुछ बातें हमें बताते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में मैंने आपसे कहा कि उत्प्लावक बल को लेकर बात की गई है, और ये बात बताई गई है कि किसी भी द्रव के द्वारा जो उत्प्लावक बल लगाया जाएगा वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होगा, द्रव के तुल्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु बार mg की जो वस्तु इसमें गिरी है, वो वस्तु नीचे की ओर जाएगी और उस वस्तु पर एक विशेष बल लगेगा, और वो बल कहलाएगा उत्प्लावक बल। लेकिन उत्प्लावक बल किसके बराबर होगा? ये वस्तु जब गिरेगी तो अपने आयतन के बराबर वस्तु नीचे से द्रव को हटाएगी। भाई कोई भी वस्तु यदि है, जैसे ये वस्तु है मान लीजिए, और ये तुरंत जैसे ही किसी पानी में ये गिरेगी, तो गिरने के बाद ये अपने भार के बराबर नीचे का द्रव, भाई नीचे जो भी द्रव भरा है उसको ये हटाएगी और उसकी जगह खुद ले लेगी। भाई उसके अंदर ये गिरेगी तो खुद क्या करेगी? द्रव को हटाएगी और द्रव की जगह खुद ले लेगी। तो ये वस्तु गिरते समय जब जितना द्रव नीचे से हटाती है, उस द्रव के बराबर उस पर उत्प्लावक बल लगता है। ये बात बताते हैं आर्किमिडीज, और इसलिए इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा गया। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हम ये लिखने वाले हैं कि कोई भी वस्तु पानी में जब गिरती है तो वो वस्तु जितना द्रव अपने नीचे से हटाती है, उस द्रव के भार के बराबर बल लगता है। कौन सा बल? उत्प्लावक बल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि वस्तु तैरती है, और कई बार हम देखते हैं कि वस्तुएं डूब जाती है। वस्तुएं कब तैरती है? मैं आपसे कहूंगा कि यदि उत्प्लावक बल जो है उसका मान और mg का मान, यानी mg का मतलब उसका वस्तु का क्या है? भार। देखिए, यदि वस्तु के भार से उत्प्लावक बल ज्यादा है, या सबसे पहली कंडीशन अगर हम लेवे और ये कह रहे हैं कि भार वस्तु का ज्यादा है और उत्प्लावक बल कम है, भार ज्यादा है और उत्प्लावक बल कम है, तो इस स्थिति में जो वस्तु होगी वो वस्तु पानी के अंदर तैरेगी नहीं, क्योंकि उत्प्लावक बल कम है, नीचे से लगने वाला कम है बल, और भार क्या है? ज्यादा। और ऐसे में वस्तु क्या करेगी? डूब कर तैरेगी। क्या करेगी? डूब कर तैरेगी, डूब के तैरेगी, है ना। और यदि ऐसा हुआ कि उत्प्लावक बल और भार ये आपस में दोनों बराबर है, तो वस्तु क्या करेगी? आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। वो पानी के अंदर आधी डूबी होगी और आधी ऊपर होगी, और वो वस्तु उस पानी में तैर रही होगी। लेकिन यदि उत्प्लावक बल और भार के मध्य ये संबंध हुआ कि उत्प्लावक बल ज्यादा है, तो वस्तु क्या करेगी? बिल्कुल अच्छे से वो उस पानी में तैरेगी। और यदि उत्प्लावक बल क्या हुआ? यदि उत्प्लावक बल बहुत ही कम हुआ, किससे? बहुत कम हुआ वस्तु के भार से, तो अब की बार वस्तु पूर्ण रूप से क्या कर जाएगी? डूब जाएगी। वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाएगी। सुनो वापस से, मैंने ये कहा है कि यदि उत्प्लावक बल है वो कम है और भार ज्यादा है, यदि वस्तु ज्यादा भारी है और नीचे से उत्प्लावक जो बल लग रहा है वो कम लग रहा है, तो नीचे से बल कम लगेगा, मतलब वस्तु तैरेगी नहीं, वो क्या कर जाएगी? डूब कर तैरेगी। यदि कम है तो डूब जाएगी और डूबकर उसके द्रव के ऊपर तैरेगी। लेकिन उत्प्लावक बल और भार दोनों बराबर है, तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। थोड़ा डूब जाएगी, आधी डूब जाएगी और तैरेगी। जैसे कि पानी में आपने बर्फ को देखा होगा, बर्फ जो होती है वो पानी में तैरती है, लेकिन डूब कर तैरती है। वो उसके घनत्व पे फर्क पड़ता है, उसके घनत्व की बातें हैं। तो यदि तीसरी स्थिति में उत्प्लावक बल ज्यादा हुआ
और भार क्या हुआ, कम। वस्तु का भार कम है जबकि उत्प्लावक बल ज्यादा लग रहा है, जैसे फुटबॉल पानी में फेंक दिए तो वो वस्तु क्या करेगी, बहुत अच्छे से तैरेगी, वो ऊपर सतह पर तैरेगी, है ना। और उत्प्लावक बल यदि बहुत ही ज्यादा कम है, वेरी वेरी लेस देन है mg से, तो क्या करेगा, वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाएगी, वो नीचे की सतह की ओर चली जाएगी। तो ये स्थितियां हैं उत्प्लावक बल को लेकर, जिसमें हमने तुलना की है भार की और उत्प्लावक बल की, कि कब ज्यादा और कब कम होगा, कब वस्तु तैरेगी और कब वस्तु नहीं तैरेगी। दोस्तों, तैरना और न तैरना उत्प्लावक बल पर आधारित तो है ही, ये इस पर तो डिपेंड है ही, लेकिन साथ में वस्तु के घनत्व पर भी ये आधारित है। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है, घनत्व का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। और द्रव का घनत्व और वस्तु का घनत्व है, उसकी तुलना हमें करनी पड़ती है। अगर द्रव के घनत्व से वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, और यदि वस्तु के घनत्व की बजाय द्रव का घनत्व ज्यादा है तो वो वस्तु डूबेगी नहीं पानी में, उस द्रव में, बल्कि वो उस द्रव में तैरेगी। तो ये स्थितियां हैं। चलिए लिखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, मैंने कहा आपसे कि उत्प्लावकता को लेकर ही बातें उसने बताई है, और उस सिद्धांत में ये कहा गया कि वस्तु अपने भार के बराबर जो है बल नीचे से लगाती है, जितना द्रव वो हटाती है उसके भार के बराबर वो नीचे से उत्प्लावक बल लगाती है। तो हम ये कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव में वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है तथा हटाए गए द्रव के बराबर उत्प्लावक बल लगता है। देखो, मैंने आपसे ये कहा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार द्रव में वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है। जब डूबते समय वो डूबती है अंदर, तो वो अपने भार के बराबर द्रव को जो है इधर उधर कर देती है, और हटाए गए द्रव के बराबर उत्प्लावक बल लगता है। वस्तु पानी में डूबते समय जो पानी अपने नीचे से हटाती है, जो द्रव अपने नीचे से हटाती है, उस द्रव के बराबर उत्प्लावक बल काम करता है। हालांकि ये बात जरूरी नहीं है कि वो अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है, भार के बराबर द्रव हटाए या न हटाए, लेकिन उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर उत्प्लावक बल लगता है। ये बात क्या है, जरूरी है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में ये बात कही गई है। तो दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है तथा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावक बल उसके नीचे से लगता है, जिसके कारण वस्तु तैरती है। और मैंने वो स्थिति आपको समझा दी है कि कब वस्तु तैरेगी और कब वस्तु डूबेगी। तो ये होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक को लेकर, और वो है प्रणोत और दाब। मैं बात करूंगा प्रणोत तथा दाब। प्रणोत क्या है दोस्तों और दाब क्या है, ये स्थिति समझ लीजिए, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक घनत्व को लेकर हम बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, प्रणोत क्या है ये स्थिति पहले समझ लीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे दाब की। प्रणोत किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला जो बल है उसे प्रणोत कहते हैं। वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला जो बल है उस बल को हम प्रणोत कहते हैं। प्रणोत भी एक प्रकार का बल है और दाब भी बल के खानदान से ही है। तो ये दोनों ही चीजें बल को लेकर ही है, इस बात का ध्यान रखें। प्रणोत हम किसे कहेंगे कि किसी वस्तु पर पृष्ठ के लंबवत या लंबवत
पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रणोद कहते हैं। वस्तु के पृष्ठ पर यदि वो बल 90 डिग्री से इस प्रकार से लग रहा है तो वो है असल में प्रणोद। इस प्रणोद के मात्रक की अगर बात करें तो प्रणोद का एसआई मात्रक, एसआई वही सबसे इंपॉर्टेंट है, एसआई मात्रक ही। हाँ, तो एसआई मात्रक होता है उसका न्यूटन, और हमें पता है कि बल का मात्रक भी न्यूटन ही है। तो ये होता है प्रणोद किसी वस्तु पर लंबवत लगा बल। अब उसके बाद दाब क्या है? तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो दाब है। दोनों में जरा सा फर्क है, और ये फर्क भी, ये अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु का जो भी क्षेत्रफल है उसके एक छोटे से हिस्से पर जो लगने वाला बल है उस बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। दोस्तों ये जो दाब है, दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात है। और दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, कहने का मतलब ये है कि दाब का फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल को देखो, दाब P इज इक्वल टू बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं और क्षेत्रफल को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्षेत्रफल को आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो भी आपको उचित लगे। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A होगा। यदि क्षेत्रफल 1 ले लिया जाए, यदि A का मान 1 मतलब एकांक, A का मान 1 मतलब क्या लिया? एकांक। एकांक यदि इसे ले लिया गया तो P किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब। यहां लिखा, देखो मैंने क्या लिखा कि P बराबर F, यानी बल ही क्या है? दाब। इसमें 1 का भाग लगेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब A जैसे ही 1 हुआ तो F किसके बराबर होगा? P के। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है P। अच्छा, दाब के मात्रक की जब बात आती है तो हमें पता है दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लिखा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दाब का मात्रक है दोस्तों। और इसी का दूसरा नाम है पास्कल। पास्कल के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, पास्कल, जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मीटर नहीं वर्ग मीटर की यहाँ पे बात हो रही है। और इसी को यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम किसके नाम से जानते हैं? पास्कल के नाम से। तो किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उस बल को हम दाब कहते हैं। जबकि पृष्ठ पर लगने वाला लंबवत जो बल है उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद। तो दाब और प्रणोद में ये छोटा सा फर्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये था प्रणोद और दाब। आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा एक छोटी सी भौतिक राशि और पढ़ेंगे, और वो राशि है आपकी घनत्व। घनत्व को लेकर हम बात करेंगे। घनत्व क्या है? घनत्व, और घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं D से। और आगे जब आप जाओगे तो देखोगे कि घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है रो के माध्यम से। घनत्व की हम बात करते हैं दोस्तों, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान वस्तु का घनत्व कहलाता है। वस्तु का घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल का, प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान वस्तु का घनत्व कहलाता है। दोस्तों घनत्व का एक फॉर्मूला है, और घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ आप आयतन भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल ऑब्लिक आयतन। प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है उसको हम ये कहते हैं। तो प्रति एकांक आयतन लीजिए,
घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन को अगर 1 लिया गया, देखिए घनत्व को d से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से करते हैं और आयतन को v से करते हैं, तो d इज इक्वल टू m बाई वी। लेकिन v को अगर 1 लिया गया, यानी v को अगर क्या लिया गया, एकांक लिया गया, तो d किसके बराबर हो जाएगा, m के, यानी द्रव्यमान ही क्या है, घनत्व। अगर मैंने v को क्या कर दिया, एकांक यानी 1 ले लिया, आयतन 1 है ना, तो द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा, घनत्व। कहने का मतलब एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व। इस प्रकार से पढ़ना है कि एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो ये बात थी घनत्व को लेकर। अब एक घनत्व से जुड़ी एक छोटी सी भौतिक राशि और है, और वो है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व दोस्तों, किसी वस्तु के घनत्व को अगर पानी के घनत्व के सापेक्ष मापा जाए, किसी भी वस्तु का जो घनत्व है उसकी तुलना पानी के घनत्व से की जाए, तो वो घनत्व आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं आपेक्षिक घनत्व यहां लिख रहा हूं वापस से। बच्चों, आपेक्षिक घनत्व को लेकर हमारी बात हो रही है। आपेक्षिक घनत्व का मतलब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपेक्षिक घनत्व का, आप लोग समझ जाएंगे। आपेक्षिक घनत्व, और ये घनत्व हो जाएगा वस्तु का घनत्व या पदार्थ का घनत्व, ऐसा लिख लीजिए अपनी बात, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। दोस्तों, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, यानी किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी के सापेक्ष मापा जाए, उसमें पानी के घनत्व का भाग लगाया जाए, तो जो घनत्व प्राप्त होगा वो घनत्व कहलाएगा आपेक्षिक घनत्व। कौन सा घनत्व? आपेक्षिक घनत्व। घनत्व के बारे में हमने पढ़ा है कि घनत्व जो भी वस्तु का द्रव्यमान है और बट्टे उसका जो आयतन है, उन दोनों के अनुपात को हम उसका घनत्व कहते हैं, या वस्तु के प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहा जाता है। दोस्तों, घनत्व एक प्रकार का द्रव्यमान ही है, आप इसे हटकर ना समझे। तो हालांकि वो एकांक जैसी स्थिति है, इस बात का ध्यान रखें। आपेक्षिक घनत्व का मतलब किसी भी वस्तु के घनत्व को यदि पानी के घनत्व के साथ मापा जाए, उसकी तुलना की जाए पानी के साथ, तो वो कहलाएगा उसका आपेक्षिक घनत्व। तो ये थे कुछ टॉपिक आज के इस वीडियो में दोस्तों, यहीं तक। कुछ एग्जाम्पल बचते हैं, कुछ प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स भी है कुछ, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, और यदि दोस्तों आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियो, तो आप इन्हें लाइक करें और अपनों के साथ इन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।